गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आपके स्क्रीन पर जो ये मॉडल पेपर ओपन है ये 2021-22 का है और आप 2024 में इंटर की परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सामने मॉडल पेपर रहा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने से ये होता है कि हमारी पुरानी प्रैक्टिस भी हो जाती है और बहुत हेल्पफुल होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए सॉल्व करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं पर गलती करते हैं। उनको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का और वो इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आइए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कम समय में आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से जो ये लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपको ये 10 नंबर का गद्यांश करना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं हम। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं उन जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित होना ना चाहेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आपको अथवा में दिया होगा, लेकिन ये आपका जो है भारतीय संस्कृति से है। और चलिए अथवा वाला देखते हैं। अथवा में यदि लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने आप को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से उसे डुबोती है। तो देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, अशोक आया है। तो गद्यांश में अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है और आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है हम आपको बोलकर बता देते हैं, आप चाहिएगा तो वीडियो को पुश करके भी आप समझ सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, फिर उसमें लिखिएगा संदर्भ। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य गरिमा के, मैं यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ, हिंदी गद्य गरिमा के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके लेखक गद्य में होते हैं और रचयिता काव्य में होते हैं। तो जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस इतना हो गया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चे क्या करने लगते हैं कि पूरे का पूरा व्याख्या करने में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जितना ये अंडरलाइन है उतना ही व्याख्या करनी है। तो आप हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की, आंसर नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए लिखा हुआ है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो ये देखिए पंडिताई भी एक बोझ है। पंडिताई का मतलब होता है जिम्मेदारी। पंडित का काम क्या होता है? पंडित का काम होता है अपने यजमान को संतुष्टि दिलाना और उस पर आए हुए संकट का सामना स्वयं करना। तो पंडिताई भी एक बोझ है, एक प्रकार का बोझा है। जितनी ही भारी होती है, मतलब जितनी ही ज़्यादा फैली होती है उतनी ही तेज़ी से हमें पतन की ओर ले जाती है। बस आपको इतनी ही व्याख्या लिखनी थी। फिर उसके बाद यदि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आइए काव्य की बात कर लेते हैं। लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 10 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न आते हैं। तो आप देखिए पहला इसको पढ़ लीजिए। लिखा है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अगर आपने मेरी एक भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं तो मैंने उसमें आपको ट्रिक बताया है कि पद्यांश को कैसे पहचाने कि किससे लिया गया है और गद्यांश को कैसे पहचाने कि किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भरत का नाम आया है यहाँ पर, तो भरत से आप ना समझ पाए तो देखिए यहाँ पर अनुताप आया हुआ है, यहाँ पर अनुताप, तो ये लिया गया है कैकेयी के अनुताप से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कैकेयी का अनुताप लिखा किसने है, तो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। आपको याद कैसे करना है, तो आपको याद ऐसे करना है कि चुपके चुपके से भरत के लिए राम से राज मांग लिया। चुपके मतलब गुप्त रूप से, तो गुप्त से हो गए मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कैकेयी का अनुताप। फिर आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है आप सुन लीजिए। लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बस हो गया। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, नंबर आपको सिर्फ 2 ही मिलने हैं। इसीलिए आप रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग डालकर उसका भावार्थ लिखना। भावार्थ का मतलब होता है कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो आइए आपको हम समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता मतलब होता है कमजोरी, कमजोरी क्या चिन्ह विशेष रूप से शपथ है। देखिए जब कोई दुर्बल कब होता है, दुर्बल तब होता है, ये कह रही हैं राम जी से कैकेयी जो कि भरत की माता है, कह रही हैं कि मैं शपथ का मतलब होता है कसम। कसम कोई तब खाता है जब वो असहाय हो जाता है। देखिए आप लोगों में जब कोई किसी को विश्वास दिलाना हो और कोई किसी का साथ ना दे रहा हो तो कसम का सहारा ही लेते हैं। इसलिए कैकेयी जी कह रही हैं कि हे राम, मैं सच कह रही हूँ कि अगर भरोसा नहीं है, मैं दुर्बल हो गई थी और मैंने अपने जो आपके लिए जंगल मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माना था, वो मेरी दुर्बलता थी। परंतु अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला मतलब होता है नारी, नारियों के लिए कौन सा रास्ता है। आई थिंक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद फिर लिखा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। देखिए जहाँ पर सा आ जाए, सम सी सीकर सरिस समाना सदृश आदि शब्द आ जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर देखिए अगर चिन्ह के बाद सा आया हुआ है, ये योजक चिन्ह है, जैसे ऐसे बना हो, अभी आपको बना कर दिखा रहे हैं, ऐसे बना हो और उसके आगे सा लिखा हो, तो आप वहाँ पर रूपक अलंकार बताएंगे। कौन सा अलंकार है, रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मैंने आपको बता दिया है। भाषा की विशेषता बताओ। तो इसमें देखिए भाषा कैसी है, भाषा अवधि भाषा है। उसके बाद अथवा देखिए सरकार आपको पास करना चाहती है, आप पढ़ते नहीं हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका दायित्व है, सरकार का कोई दायित्व नहीं है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है अथवा, वही पद्यांश का एक है
कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख के मलानताएं मिटाना। तो ये लिया गया है पवन दूतिका से, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये मॉडल पेपर है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी 2024 के एग्ज़ाम में। देखिए लिखा है, हम स्टार्टिंग से आपको अर्थ बता दे रहे हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला मतलब होता है कोई शर्मीली, पथिक पथिक मतलब पथ पर चलने वाला राहगीर, कोई महिला अगर तुमको दिख जाए। ये कह रही हैं राधा जी पवन से, हवा से, कि जब तुम मथुरा धाम को कृष्ण से मिलने जाना तो रास्ते में कोई लज्जाशीला महिला आपको नज़र आ जाए तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वसना को यानी वस्त्र को विकृत मत होने देना, अलग अलग मत होने देना, इतनी तेज मत चलना, आराम से चलना। फिर क्या लिखा, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित हो गई है, श्रमित मतलब होता है श्रमिक की पुत्री हो, किसान की पुत्री हो, तो उसको अपने आगोश में ले लेना और क्या करना, होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की, अधरों की और कमल रूपी मुख की क्या मिटानता, म्लानताएं मिटाना, मतलब होता है कि झुर्रियों को मिटा देना। बस इतना ही आपको बताना था। उसके बाद हम चलते हैं, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है साहित्यिक जीवन परिचय। इसमें आपको साहित्य में उसकी रचनाओं का उल्लेख भी करना होता है और जीवन परिचय भी लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है, बस आपको एक पन्ने का लिखना है क्योंकि मैक्सिमम 80 वर्ड्स, अधिकतम आपको 80 अंक तक लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से किसी एक का आपको करना है। अगर मैं इनका जीवन परिचय आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 2 नंबर उनकी कृतियों के होते हैं, 3 नंबर उनके जीवन परिचय का होता है। तो पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर जो तीसरे हैं। इनमें से कोई आप एक तैयार कर लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कोई कहानी लिखनी है। कहानी में 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्या पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, कथानक पूछ लेता है, कहानी का उद्देश्य पूछ लेता है, कभी कभी किसी पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको बहादुर कहानी लिखना है या तो पंचलाइट कहानी लिखनी है, और पूरी आपको कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ उसका उद्देश्य लिखना है कि किस लिए ये कहानी लिखी गई थी। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखना है। आपको अपने शब्दों में उसका कथानक लिखना है कि उसकी स्टोरी क्या थी ध्रुव यात्रा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, लिखा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर आप दें। ये वाला क्वेश्चन है। तो खंड काव्य, अगर आप सीतापुर जनपद से हैं तो आपके यहाँ आलोक व्रत चलता है, और आप आलोक व्रत को कभी कभी क्या बच्चे पढ़ते हैं कि आलोक व्रत पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन आलोक व्रत के क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, पूरा आलोक व्रत लिखाते हैं, लेकिन पूरा नहीं लिखना है क्योंकि आपको खंड काव्य के 5 ही अंक मिलते हैं। 2021 का पेपर है, 22 का पेपर है, अब तो खंड काव्य के 3 ही नंबर मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं आलोक व्रत खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। सिर्फ आपको मेन आलोक व्रत का जो हीरो है, नायक का मतलब हीरो, उसका आपका चरित्र चित्रण करना है। तो उसके लिए आप अलग से वीडियो बनी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर संस्कृत में लिखा है, फ्री के नंबर है, थोड़ा सा बस देख लीजिए,
2 नंबर आपको ससंदर्भ लिखने के मिलते हैं और 5 नंबर आपको अनुवाद करने के मिलते हैं। बहुत आसान है। लिखा है दिए गए गद्यांशों में से, ये देखिए ये वाला, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप हेडिंग डालिएगा ससंदर्भ। ससंदर्भ में लिखेगा या संदर्भ में लिखेगा कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए यही लिखा हुआ, यह चालाकी है। ये देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम डाल दीजिएगा। और बहुत अच्छी बात है, ना तो इसमें कोई लेखक होता है, ना तो इसमें कभी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको लेसन का नाम पहचान करके बता देना है कि इस लेसन से लिखा गया है, और 5 नंबर आपको अनुवाद करने के मिल जाएंगे। तो देखिए लिखा है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत। तो देखिए महामना आया है, महामना नाम महामना मदन मोहन मालवीय से लिया गया है। बस फिर आपको उसका अर्थ लिख देना है। अब उसके बाद ये देखिए फिर पद्यांश में दिए गए पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर वही होगा। अब देखिए पद्यांश पूछा है तो आप संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ का नाम डाल दीजिएगा कि इस पाठ से लिया गया है। बस हो गया। जैसे देखिए लिखा हुआ है नमे रोचते भद्रम व उलूक श्याम विवेचनम अक्रुद्ध से मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। तो ये उलूक जाता से लिया गया है। अथवा ये ना करिए तो नीचे वाला करिए, लिखा है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो ये आपका सुभाषित रत्नान से लिया गया है। आप जाकर के सुभाषित रत्नान बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 7 अंक आपको इसी से मिलते हैं, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद के। तो संदर्भ आप लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का नाम लिख देगा सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। बस हो गया। अब आपको अनुवाद लिखना है तो अनुवाद समझ लीजिए। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे मतलब होता है पीठ पीछे, वैसे हंत का मतलब होता है मारना, हंतारम मतलब काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रिय मतलब मीठा, वादिनम मतलब बोलने वाले, वर्जते इनसे दूर हो जाना चाहिए, तादसम मित्रम इनसे, इन मित्रों से दूर हो जाना चाहिए। कैसे मित्रों से, विष कुंभम जो कि कुंभ मतलब घड़ा, विष मतलब जहर, जो कि विष से भरे घड़े के समान हो, पयो मुखम, मुजम लिखा है सॉरी, मुखम होना चाहिए। पयो मुखम का मतलब होता है जिसके मुख पर दूध लगा हुआ है, मतलब ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। ऐसे मित्रों से हमको दूर हो जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर है, देखिए 2 नंबर का आपका मुहावरा पूछता है। सिर्फ किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आई थिंक आप कर लेंगे, लेकिन आप देख लीजिए। लिखा है तलवार की धार पर चलना मतलब मुसीबतों से लड़ना। वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा। चौथा वाला लिखा है नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तथापि का संधि विच्छेद जो होगा ये तथा प्लस अपे होगा, बी वाला। फिर लिखा है परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परम प्लस ईश्वर, सी वाला होगा। फिर गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गए प्लस अका है, ये सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला। फिर उसके बाद विभक्ति और वचन बताने हैं। तो विभक्ति और वचन मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ा रखे हैं, तो जाइए पहले उसमें देखिए जा करके, फिर अपने आप निकालना सीख जाएंगे। और मैं आपको फिर से सिखा दूंगा, जब तक पेपर आपका हो नहीं जाएगा तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा।
फिर देखिए लिखा है 1 नंबर का प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग का मतलब होता है कि सही अर्थ क्या होगा। जैसे देखिए वसन और व्यसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। देखिए ये सी वाला सही होगा, ये आपकी स्क्रीन पर रहा, ये सी वाला। वसन का मतलब वस्त्र यानी कपड़ा और व्यसन का मतलब आदत। अब देखिए खा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कोई भी एक शब्द, जैसे ये देखिए अंबर, अंबर आपको दिख रहा है। अंबर का एक मतलब होता है आकाश, आसमान, और एक मतलब होता है कपड़ा। दूसरा देखिए पट, पट का मतलब एक होता है दरवाज़ा और एक पट का मतलब होता है कपड़ा। सबसे अच्छा है विधि, विधि का मतलब होता है एक कानून और एक विधि का मतलब होता है प्रकार, जिसको आप मेथड कहते हैं। फिर देखिए गा वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जैसे लिखा है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंख के आगे प्रत्येक आंख, तो नेत्र सम्मुख होगा, ए वाला सही होगा। हम टिक किए दे रहे हैं, देख लीजिए नेत्र सम्मुख। जानने की इच्छा रखने वाला, तो वह हो जाएगा जिज्ञासु। ये देखिए, देखिए फ्री के नंबर हैं आपको व्याकरण के। फिर किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो बैठे हैं नहीं होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। फिर उसके बाद इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो तीसरा वाला देखिए सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, ये भी नहीं। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। या तो आप पूरा हो जाएगा कवि सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है, क्योंकि कवियत्री है तो इसका मतलब वहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा होगा। उसके बाद 2 नंबर का देखिए आपको रस छंद अलंकार, वीरस या हास रस का आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होगी, और आपको हम अलग से वीडियो में बता देंगे वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अलंकार में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लिखना होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को हम आप ऐसे ही बताए दे रहे हैं। मन मानो, जन जानो, जनो मनो आदिवाचक शब्द जहाँ होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने ज्ञात, मनो नील मन शैल पर आत पर्यो प्रताप। इसमें मनो शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा और सोठा समझ लीजिए, मात्रा सहित आपको बताना है। मात्रा लगाना भी मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उसमें देख लीजिएगा। दोहा, दोहे में 4 चरण होते हैं। देखिए इसको कैसे आपको याद करना है, बहुत सरल है। 1 2 3 3 4, 4 चरण हो गए, ठीक है। बीच में कॉमा होगा और फिर पूर्ण विराम डबल होंगे, तो 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। पहले और तीसरे चरण में 73 मात्राएं होती हैं। तो पहला कौन है, 1 2 3 1 2 3। तो पहले चरण में जो इधर देखिए 13 और 13, पहला और तीसरा हो गया, और 11 और 11, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। एग्जामिनर आपका ये देखता है कि 13 + 11 बराबर कितना, 24। तो सिर्फ उसको ये मतलब होता है इससे। तो देखिए आप लिखेंगे दोहे में 4 चरण होते हैं, और प्रथम व तृतीय चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पर दोहा होता है। दोहा का उदाहरण आप देख लीजिएगा।
सोरठा लिखिएगा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। अब देखिए 11-11 यहाँ आ जाएगा और 13-13 दूसरे और चौथे चरण में हो जाएंगे। सोरठे का भी आप उदाहरण देख लीजिएगा। फिर एक आपको आवेदन पत्र लिखना है, जिसको आप कहते हैं प्रार्थना पत्र। 3 प्रकार के मैंने आपको पत्र पढ़ा रखे हैं: विद्यालय संबंधी पत्र, शिकायती पत्र। लिखा है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसके लिए आप जाकर के वो वीडियो देखिए। या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जिलाधिकारी के नाम पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है। उसके बाद किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि 9 नंबर का है। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है: देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो सबसे अच्छा जो इसमें है वो है विद्यार्थी और राजनीति, स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको उस पर लिखना है। देश में बेरोजगारी की समस्या, जो कि आप स्वयं जानते हैं, और हमने एक वीडियो बना भी रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपको नेक्स्ट